everyone. I hope you are all good and safe in these difficult times. हम आज गॉड इन विमेन पावर पर बहुत समय बाद मिल रहे हैं, but the spirit is still the same. Let's start from where we left off. कोविड के ये जो टाइम्स हैं वो हम सब के लिए बहुत चैलेंजिंग है और इन दिनों में जब हम लोग सब अपने घरों में थे, रिस्ट्रिक्टेड थे, तब हमें और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है और फैमिली बच्चों के बिना बनती नहीं है। बच्चे हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितनी सारी खुशियाँ लेकर आते हैं, ये रियलाइजेशन इन दिनों में लोगों को पहले से भी ज़्यादा हुआ और इसीलिए इस दौरान हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे क्वेश्चंस आए उन चाइल्डलेस कपल्स के जो स्ट्रगल कर रहे थे प्रेगनेंसी होने के लिए। कुछ हम लोग ब्लेस्ड हैं कि जब हमने प्लान किया ईज़िली हमारे बेबीज़ हो गए, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि प्लान कर रहे हैं पर करते करते थक जा रहे हैं क्योंकि बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसे ही सब इश्यूज़ को आज मैं एड्रेस करना चाहूँगी। टुडे आवर फोकस विल बी ऑन हु नीड्स इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट किसको चाहिए और उसको किस स्टेज पर ट्रीटमेंट कराने चले जाना चाहिए और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमें क्या अवेलेबल हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर more than a year and you are less than 32 years of age, it is time that you should consult a good fertility expert for advice. But if you're more than 32 years of age and you've been seriously trying for 6 months और conception नहीं हो रहा है, it is time to consult your fertility expert. ये क्यों important है? Because एक women की age का फर्टिलिटी के साथ बहुत गहरा लिंक है। जैसे जैसे एक विमेन की एज बढ़ती है उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल कम होता जाता है और 33-34 के बाद ये कर्व बहुत ड्रास्टिकली गिरता है। तो अगर हम इन एज ग्रुप्स में हैं तो हमको अपने ट्रीटमेंट में डिले नहीं करना चाहिए एंड वी शुड सीक द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट किसको चाहिए? जब हमारे इनिशियल चेकअप्स होते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे हार्मोन्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। अगर हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो फिर हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर माइल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो फिर कभी कभी हम नेचुरल ट्रीटमेंट और IUI कर सकते हैं। बट अगर मॉडरेट टू सिवियर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर IVF. Similarly, there are so many other patients who fall into the category जहाँ उनको IVF की ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं यहाँ लिस्ट करना चाहूँगी ताकि आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर सकें। अगर एक फीमेल की ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स हैं, अगर आपकी एक भी ट्यूब ब्लॉक्ड है, you should get your thorough assessment done and you will need IVF to get pregnant. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो कि अब इंडिया में बहुत कॉमन हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी 2 in 5 women इज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अगर वो मॉडरेट टू सिवियर कंडीशन में है देन यू नीड IVF. अगर एंडोमेट्रियोसिस है आपको तो एंडोमेट्रियोसिस में IVF तो करना ही है और करना भी जल्दी है बिकॉज वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जितना हम समय उसे देंगे अंदर बढ़ने के लिए उतना वो हमारा IVF से रिज़ल्ट को भी इम्पैक्ट करेगी। एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है हमारे कंट्री में, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से यूट्रस और ट्यूब्स दोनों अफेक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजंस जिसके लिए हमें IVF करना पड़ता है। दूसरा, आजकल की डेट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पुअर ओवेरियन रिजर्व। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम पोल्यूशन को, ग्लोबल वार्मिंग को एक्सपोज हो रहे हैं और हमारी एज एट डिसाइडिंग टू हैव द फर्स्ट चाइल्ड बढ़ती जा रही है,
तब तक क्या हो रहा है कि हमारे जो ओवरी में एग बनाने की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, एग रिजर्व श्रिंक कर रहे हैं। इसीलिए आपने कॉमनली सुना होगा कि आजकल एक AMH नाम का टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं जो कई लोगों का लो आता है। ऐसे में निराश नहीं होना है, होप लूज़ नहीं करनी है। आपके अपने ही एग से फिर भी प्रेगनेंसी कराई जा सकती है, प्रोवाइडेड आप IVF के लिए जाएं, एक एक्सपर्ट जगह पर जाएं और जल्दी ट्रीटमेंट सेव करें। क्योंकि जहाँ रिजर्व कम है, जितना हम लेट करेंगे उतना हमारा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से रिजल्ट कम होता जाता है। ऑन द अदर हैंड, जितना हम स्विफ्ट डिसीजंस लेंगे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। एंड यू नो व्हाट, इट इज़ नॉट जस्ट द फीमेल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी इन अ कपल। 40% रीजंस जो हैं वो मेल फैक्टर में भी पाए जाते हैं। तो हस्बैंड्स का सीमेन एनालिसिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर काउंट हमारी 20 मिलियन से कम है, दैट इज़ द टाइम वी नीड IVF। अगर हमारी मोटिलिटी बहुत पुअर है स्पर्म्स की, मतलब स्पर्म हैं तो बहुत सारे बट तेज़ी से चलने वाले स्पर्म्स बहुत कम हैं, देन अगेन वी नीड IVF। और अगर बहुत सारे एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं तब भी हमें टेक्नोलॉजी से हेल्प मिलेगी। फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एज़ोस्पर्मिया होता है, यानी सीमन में स्पर्म्स हैं नहीं। दैट डज नॉट नेसेसरली इन ऑल केसेस मीन दैट यू हैव ज़ीरो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन योर बॉडी। व्हाट कैन बी डन इज वी हैव अ मेथड ऑफ असेसिंग दीज पेशेंट्स, और जिनमें पॉसिबिलिटी होती है कि उनके टेस्टिस से स्पर्म मिल सकते हैं, उनमें फिर टीसा की हेल्प से, जो एक एडवांस्ड IVF टेक्निक है, टीसा और IVF की हेल्प से आपका अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड कराया जा सकता है। सो दीज आर सो मेनी थिंग्स। फिर कई बार हम देखते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया और हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं। हर फाइब्रॉइड निकालना ज़रूरी नहीं होता, बट येस, अगर फाइब्रॉइड्स हैं और हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़रूर है। बट फाइब्रॉइड का उससे पहले निकलना ज़रूरी है या नहीं, ये आपके एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस करेंगे। एडिनोमाइसिस इज़ अनदर डिजीज़ जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें हमें IVF कराना भी चाहिए और जल्दी कराना चाहिए। फिर दो एक बहुत इंटरेस्टिंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आप महीनों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं और देखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। देयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है बट बेबी भी नहीं हो रहा है। These are very good candidates for undergoing IVF, और IVF की मदद से बेबीज़ कराए जा सकते हैं। और फिर क्योंकि बहुत सारे लोग IVF अंडरगो कर भी चुके हैं और वो फेल हो गए, उनके लिए मेरा एक बहुत ख़ास मैसेज है कि प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप। आपके केस को अगर हम अच्छे से एनालाइज करें, पहले रीज़न फॉर फेलियर को ढूंढें और फिर उसको टारगेट करें, तो बहुत सारे मल्टीपल फेल्ड IVF केसेस में भी प्रेगनेंसी कराई जा सकती है। और गॉडियम पर हम जाने जाते हैं मल्टीपल फेल्ड पेशेंट्स में रिजल्ट्स लाने के लिए। It is not a matter of magic, it is a matter of sheer hard work and the relationship of trust with the patient that results in wonderful pregnancies. मेरा मैसेज उन सब कपल्स के लिए यही है जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं। One, that do not lose hope, because टेक्नोलॉजी से ज़्यादातर लोगों के बेबीज़ अब कराए जा सकते हैं। And secondly, do not waste time, because time is crucial in fertility treatment. इसके बाद मैं कुछ उन पेशेंट्स को टच करना चाहूँगी जिनको सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है। ये कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनमें सरोगेसी एडवाइज्ड होती है?
अगर आपके बहुत सारे अबॉर्शंस हो रहे हैं, रेकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हैं, आपको 4, 5, 6 अबॉर्शंस and everything has been tried, nothing is working, then you can go for surrogacy. और अगर आपके बहुत ज़्यादा multiple failed IVFs हो चुके हैं and you are tired of going through that process, then surrogacy is again the answer. Then if you have an absent uterus, होता है मुलेरियन जेनेसिस कहते हैं उसे, कि यूट्रस नहीं होता या यूट्रस बहुत ही छोटा होता है बट ओवरीज नॉर्मल होती हैं, तो आपके अपने ही एग से सरोगेसी के थ्रू आपका बेबी कराया जा सकता है. या फिर आप किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या कोई इम्यून डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं जिसमें आपको खुद प्रेगनेंसी कैरी करने की परमिशन आपके डॉक्टर नहीं दे रहे हैं, सो surrogacy is the best answer where you can have your own baby. So आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, these are all related to जो भी कपल्स कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, what could be the possible reasons and what are the possible treatments. So I am sure and I'm hopeful that this information will be helpful to you. प्लीज़ अपने सवाल हमें भेजते रहिए. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एंड एड्रेस देम. एंड आई एम होपिंग दैट अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस प्रोसीजर के बारे में और जानेंगे. हाउ वी डू द प्रोसीजर, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर फ्रॉम द पेशेंट, फ्रॉम द डॉक्टर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू सिलेक्ट द राइट प्लेस फॉर योर ट्रीटमेंट. कहाँ जाएं ट्रीटमेंट कराने, कौन बेस्ट है, कौन सही है, इसमें हम आपको, मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिससे आप सही डिसीजन ले सकें. सो आज हमने IVF और सरोगेसी के इंडिकेशंस को टच किया है. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. अगली बार हम इस टॉपिक पर और डिटेल में बात करेंगे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. And let's make this place rocking.